हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में दूसरा क्लास करवाने वाला हूँ। ये 800 क्वेश्चन आप सिर्फ कर लीजिए, आप एग्ज़ाम में 100% सोशल साइंस में सभी क्वेश्चंस को सही करके आइएगा। ये इसका दूसरा क्लास है। अगर आप इसके पहले क्लास को देखना चाहते हैं, इसके सभी 10 क्लास को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इसके मैं आपको टोटल 10 क्लास करवाऊंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और मॉडल सेट से लिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो लास्ट में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप इन एक एक प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे जो आपका 2024 का एनुअल एग्जाम होगा सोशल साइंस का। उसमें आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन सही करने हैं। एक क्लास में मैं आपको 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 10 क्लास में आपके 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए नए हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। इसका PDF आपको आंसर सही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध जो देश था उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो देश था उस देश का नाम ऑस्ट्रिया था। जालवेराइन एक संस्था थी। जो जालवेराइन थी, यह एक कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की, विद्वानों की, या फिर पादरी सामंतों की? तो जालवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, मतलब एक संगठन थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? यह जो साम्यवादी शासन था उसका सबसे पहला प्रयोग, मतलब सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, या फिर क्यूबा में? तो रूस में ही सबसे पहले साम्यवादी शासन लागू किया गया था, वहीं सबसे पहले साम्यवादी शासन को चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीनी क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम क्या था? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बश, या फिर रूजवेल्ट? तो जो हिंद चीनी क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति का नाम था निक्सन। वही अमेरिका के राष्ट्रपति थे हिंद चीन के अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? जो गदर पार्टी की स्थापना थी वह कब की थी और किसके द्वारा की गई थी? गुरदयाल से 1916 ने की थी, चंद्रशेखर आजाद 1920 के द्वारा हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में ईस्वी में हुई थी, या फिर सोहन सिंह बाखना के द्वारा 1918 ईस्वी में हुई थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वह लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह किस तिथि को हुआ था, किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या फिर सभी गलत हैं? तो 1919 ईस्वी और अप्रैल आपको सभी ऑप्शन में सही देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको तारीख याद रखना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, या फिर सभी? तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट से, सिर्फ और सिर्फ पैसे से सभी काम चलता है, अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था को लागू की गई है। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? अर्थात जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल में औद्योगिक इकाइयों ने स्वरूप को, किसके स्वरूप को बिल्कुल ही गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया? ग्रामीकरण, शहरीकरण, कस्बों, या फिर बंदरगाहों? तो जो शहरीकरण था उस शहरीकरण को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित किया आधुनिक काल के औद्योगिक इकाई ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण। विश्वव्यापी संकट
किस वर्ष आरंभ हुआ था? यह जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था वह किस वर्ष आरंभ हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में, 22 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, फिर 1927 ईस्वी में। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था वह 1929 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? आज़ादी के बाद एक समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित किया गया था, तो वह कब पारित किया गया था? 1951 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, या फिर 1956 ईस्वी में? तो आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित किया गया था वह 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जो हमारा एल्यूमिनियम है उसको बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज के बिना एल्यूमिनियम नहीं बनाया जा सकता है? मैग्नीज, टीन, लोहा या फिर बॉक्साइट? तो बॉक्साइट का एक एस्केल एल्यूमिनियम होता है, तो पैक्सोइट की बॉक्साइट खनिज के बिना एल्यूमिनियम को नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम खनिज बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अर्थात जो हमारा भारत देश है उस भारत देश में तांबा जो है वह कुल तांबे का भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 10 करोड़ टन या फिर 175 करोड़ टन? तो जो हमारा देश है उसमें तांबे का कुल भंडार सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ टन ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 करोड़ टन देश में तांबे का कुल भंडार है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? अर्थात ये 4 प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं दी गई और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राकृतिक संपदा है जिसका भंडार सीमित है, अर्थात वह खत्म हो सकता है? कोयला, हवा, मिट्टी या फिर सौर शक्ति? तो आप सौर शक्ति का जितना चाहे उतना निर्माण कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से। मिट्टी तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है और हवा भी कभी भी खत्म होने वाली नहीं, लेकिन कोयला एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है जो उसका सीमित भंडार यह समाप्त हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोयला प्राकृतिक संपदाओं का एक भंडार सीमित होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। जो यूरेनियम है उसका प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, फिर जादूगोड़ा? तो मतलब जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? अर्थात भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सौर ऊर्जा की जो विकास है, जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है सबसे अधिक किया जा सकता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, फिर मेघालय में? तो भारत का राजस्थान एक ऐसा राज्य है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, सहारा रेगिस्तान पाया जाता है, थार रेगिस्तान पाया जाता है, और वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेजी से जाता है और उस तेजी से प्रकाश के सौर ऊर्जा के विकास को सर्वाधिक संभावना उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये जो तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है वह राजस्थान नहीं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। और राजस्थान में तो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि सौर ऊर्जा की सबसे अधिक जो संभावना है वह राजस्थान राज्य में, और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? मतलब भारत का सर्वाधिक जो क्षेत्र है, सबसे अधिक क्षेत्र है, उसमें किस मिट्टी का विस्तार फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी? तो भारत की सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त खेती मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जलोढ़ मिट्टी। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो उस व्यक्ति का नाम था जिमरमैन। जिमर ने यह बात कही थी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिमरमैन। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है जिमरमैन। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? यह जो कोसी नदी घाटी है इसका परियोजना कब हुआ था? तो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह नेपाल से उद्गम स्थल इसका कोसी नदी का। तो इस पर जो घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी वह कब की गई थी? 1950 ईस्वी में, 48 ईस्वी में, 32 ईस्वी में, फिर 1955 ईस्वी में? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था 1955 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1955 ईस्वी में। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि आगे ही आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? यह एक स्थान का नाम दिया गया कुशेश्वर स्थान। तो यह किस जिला में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, फिर भागलपुर में? तो कुशेश्वर स्थान मतलब बिहार के किन्हीं एक जिलों में से एक है। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और उस 4 जिलों का नाम दिया गया वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय और भागलपुर। तो ये जो कुशेश्वर स्थान है यह दरभंगा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा जिला में स्थित है।
दलित और महादलित की एक नई पहचान बनी है। दलित और महादलित की एक नई पहचान कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो दलित और महादलित की जो एक नई पहचान बनी है वह बिहार राज्य में बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार में दलित और महादलित की नई पहचान बनी है। नस्ल का आधार है, जो नस्ल का आधार है वह जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक या फिर आर्थिक है। तो नस्ल का आधार एक जीव शास्त्र आधार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नस्ल का आधार एक जीव शास्त्र आधार है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम पंचायत होते हैं उन ग्राम पंचायतों का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या फिर दलपति। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह उप मुखिया होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप मुखिया। उप मुखिया उसे कहा जाता है जो मुखिया के जस्ट नीचे वाले पद पर होता है, तो उसे ग्राम पंचायत का सचिव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप मुखिया। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इंग्लैंड में जो महिलाएं थी पहले उनको मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर बाद में उनको जब आंदोलन किए थे तो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, मताधिकार प्राप्त हो गया था। तो किस वर्ष को उनको यह वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? 1918 में, 1919 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में? तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया था, मतलब वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड की महिलाओं को 1918 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किस लिए माना जाता है? जो वर्ष 1975 है उसमें भारतीय राजनीति में किस लिए माना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, फिर जनता की सरकार पार्टी बनी थी। तो यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है पिछले वाले वीडियोज में। तो 1975 भारतीय राजनीति किस लिए माना जाता है? यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय देश के अंदर एक आपातकाल लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आप इन क्वेश्चन का सर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप आंसर देते हुए चलिएगा तो आपको और भी अच्छे से याद होते चला जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? तो जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही यह संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यह जो चिपको आंदोलन था यह किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो जो चिपको आंदोलन है यह कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसका अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से विरोध था, आर्थिक शोषण की मुक्ति से विरोध था और शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से शोषण से मुक्ति था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से इसकी संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। सबसे पहले हम आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताते हैं कि चिपको आंदोलन जो था वह उत्तराखंड राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि वनों का संरक्षण करना था। जो चिपको आंदोलन में वहाँ की जो महिलाएं थी उत्तराखंड की, वे सभी के सभी जाकर पेड़ से चिपक गई थी और उनका कहना था कि आपको पेड़ को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। इसीलिए चिपको आंदोलन के नेतृत्व से सबसे पहले तो उन्होंने पेड़ को बचाया था, उससे पहले आर्थिक शोषण से मुक्ति पाई थी और शराबखोरी के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। इससे रिलेटेड हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिया, वो दोनों 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श, विशेष मनोवृत्ति है, फिर उपयुक्त तीनों है। तो लोकतंत्र आप जानते हैं कि एक ऐसा शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श भी है, विशेष मनोवृत्ति भी है और उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें तीनों की तीनों समानताएं हैं, तीनों की तीनों व्यवस्था है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यह किसका कथन है? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन था जिमरमैन का। उसी प्रकार का यह एक कथन है लोकतांत्रिक राजनीति का, वह जियोग्राफी का कथन था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो यह कथन किसका है? अरस्तु का, अब्राहम लिंकन और फिर डाइन का। तो यह जो कथन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, तो यह जो कथन है अब्राहम लिंकन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्राहम लिंकन ने इस बात को कही थी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो भारत में योजना आयोग का गठन किया था वह कब हुआ था? 15 मार्च 1905 ईस्वी में, 50 ईस्वी में, 15 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1951 में या फिर कोई नहीं? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। सतत विकास का उद्देश्य है, जो सतत विकास है उसका उद्देश्य क्या है? केवल अपने के लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और अपनी संस्कृति के लिए या फिर उपयुक्त में से किन्हीं के लिए नहीं। तो जो सतत विकास है उस सतत विकास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही होता है, केवल अपने लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सतत विकास का उद्देश्य केवल अपने लिए है। नरेगा एक कार्यक्रम है, जो नरेगा है वह किस प्रकार का कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का या फिर कोई नहीं? तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का।
राष्ट्रीय आय समतुल्य है। जो राष्ट्रीय आय वह किस चीज़ पर समतुल्य है? उपभोग व्यय और विनिमय के योग पर, उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर पर, उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय के गुण को, या फिर उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय को, विनियोग व्यय को। तो जो राष्ट्रीय आय है वह सिर्फ और सिर्फ संतुलित है उपभोग व्यय तथा विनियोग के योग के। मतलब कि जो उपभोग जो होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं वे खर्च करते हैं, और जो विनिमय पद्धति को चलते हुए उसका फिर से योग कर लेते हैं, उसी पर हमारी राष्ट्रीय आय संतुलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समतुल्य है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को हुई थी। इससे पहले वाले आपके वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, तो हमारा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यह जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में, 1935 में, 48 में, या फिर 1941 ईस्वी में? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वह 1945 ईस्वी में, 35 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, बिहार भी बीमारू राज्य है, और मध्य प्रदेश भी उड़ीसा बीमारू राज्य है। क्योंकि बीमारू के अंतर्गत देखिए बिहार भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, और ये मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश भी आ रहा है। लेकिन जो कर्नाटक है यह बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जो कि बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक ऐसा राज्य जो कि बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, या फिर दिल्ली को? यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड को दिखाने के लिए कि जो बिहार है वह पिछड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है उस संस्था का नाम क्या? विश्व बैंक, IMF, UNO, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो विश्व बैंक है इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विश्व बैंक संस्था के द्वारा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो जो उपभोक्ता होगा वह कहाँ शिकायत करेगा? जिला कोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि कोई वस्तु का सेवा का मूल्य या कोई वस्तु या फिर कोई सेवा का मूल्य जो होगा 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम होगा तो जो उपभोक्ता होगा उस उपभोक्ता को जो शिकायत करने का मौका मिलेगा वह राज्य आयोग में मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि राज्य आयोग में वह शिकायत कर सकता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अर्थात जो नदियां में बाढ़ आती है वह किस कारण आती है? जल की अधिकता के कारण, नदी की तली में अवसाद का जाना, वर्षा का अत्यधिक होना, है फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि जल की अधिकता के कारण ही बाढ़ जाती है, नदी की तली में अवसाद का जम जाता है इसी कारण। लेकिन हम आपको बता दें इसका जो सही आंसर और नेचुरल आंसर हो जाएगा वर्षा का अत्यधिक होना, क्योंकि जब वर्षा अधिक होती है तभी नदियों में बाढ़ आती है, तभी तो जल की अधिकता होती है। तो सबसे पहले जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का अत्यधिक होना। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? जो महासागर की तली पर कंपन होती है उस कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है, सुनामी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनामी। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, 1881 में, 1850 में, या फिर 1920 ईस्वी में? तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार था वह किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, क्रॉम्पटन, या फिर हम्फ्री डेवी ने? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को थी उसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने कब की थी? 1854 में, 1907 में, 1915 में, फिर 1923 ईस्वी में? तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो टिस्को की स्थापना हुई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी और उसी का यह फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? जो इंग्लैंड की सभी स्त्री थे, सभी पुरुष थे, उनको जो वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था, वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1838 में, 1881 में, 1918 में, या फिर 1932 ईस्वी में? तो इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जो भारत के लिए जो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट था वह 1838 में पारित हुआ था, 1858 में, 1881 में, या फिर 1911 ईस्वी में? तो भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में हुआ।
1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में और कब स्थापित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और किस शहर में हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई या फिर पटना में। तो भारत का जो सबसे पहला जूट मिल था वह 1917 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में जो कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 1907 में, 1814 में, 1916 में या फिर 1919 ईस्वी में? तो जो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? भारत में कोयला तो है 1814 ईस्वी में ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? शिपनिंग जेनी एक यंत्र का नाम है और इस यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? 1759 में, 1771 में, 1773 में या फिर 1775 ईस्वी में? तो जो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वह 1771 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1771 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूती कपड़ों मिलों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1854 में, 85 में, 1907 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में? तो जो बम्बई में प्रथम बार सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हुई थी वह 1854 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1951 में, 1955 या फिर 1962 ईस्वी में? तो भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन थी उस स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो वाष्प से चलने वाला रेल इंजन बनाया गया था वह किसने बनाया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफनसन या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? तो जो वाष्प चालित रेल इंजन था उसका निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, उसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जापान में, लंदन में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो यह जो चार्टिस्ट आंदोलन है यह लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में लंदन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में, 21 में या फिर 1922 ईस्वी में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? जो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था कि कम से कम आपको इतना मजदूरी तो मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो यह जो नियम बना था कब बना था? 1881 में, 1981 में, 1948 में या फिर 1954 ईस्वी में? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी का कानून पारित हुआ था वह 1948 ईस्वी में ही पारित हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया कि जो मजदूर संघ अधिनियम तो वह कब पारित हुआ था? 1925 में, 26 में, 27 में या फिर 1928 ईस्वी में? तो जो मजदूर संघ अधिनियम था उसका जो स्थापना हुआ था वह 1926 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? यह भी एक यंत्र का नाम है, फ्लाइंग शटल। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाट ने किया था, जॉन के ने किया था, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था, फिर क्रॉम्पटन ने किया था? तो जो जेम्स फ्लाइंग शटल थे उसका जो निर्माण किया था, जो आविष्कार किया था वह जॉन के ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इससे पहले आपने पढ़ा कि फ्लाइंग शटल का तो आविष्कार किया था जॉन के ने। और यह जो शिपनिंग जेनी भी एक यंत्र का नाम है, इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, जॉन के ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने या फिर क्रॉम्पटन ने? तो शिपनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वह जेम्स हार्ग्रीव्स यहाँ होना चाहिए था, हानि गब्स लिखा गया, यहाँ हार्ग्रीव्स होना चाहिए था, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हार्ग्रीव्स ने शिपनिंग जेनी का आविष्कार किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जो पावर लूम नहीं, पावर लूम होना चाहिए। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने, जेम्स ने, जेम्स वाट ने या फिर स्टीफेंसन ने? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था वह एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पावर लूम का आविष्कार किया था एंड्रेम कार्टराइट ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। शिपनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो जो शिपनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया था वह उसी के द्वारा किया गया था जिसने सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया कि हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी ने शिपनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने?
जेम्स के द्वारा, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, फिर क्रॉम्पटन के द्वारा। तो जो वास्प इंजन का आविष्कार किया गया था वह जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? जो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नियम लागू किया गया था वह कब किया गया था? इस नियम का मतलब यह था कि सभी को यह प्राथमिक शिक्षा लेना जरूरी है। 1850 में, 55 में, 1860 में, फिर 1870 ईस्वी में। तो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1870 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो जो पूंजीपति वर्ग थे उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, या फिर सभी वर्ग का? तो आप जानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग था उसके द्वारा जो सबसे अधिक शोषण हुआ था वह श्रमिक वर्ग का हुआ था इस पाठ के अनुसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था? इनमें से ऐसा कौन सा सामाजिक वर्ग है जो कि आगे जाकर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, या फिर मध्यम वर्ग? तो जो मध्यम वर्ग है यही बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। इसमें पूछा यह जा रहा है कि जो जनसंख्या होती है वह सबसे अधिक कहाँ होती है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, या फिर महानगर में? तो जितना बड़ा महानगर होगा, जितना बड़ा सिटी होगा, जितना फेमस सिटी होगा, वहीं जनसंख्या का घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक महानगर में होता है। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके फलस्वरूप को गहन रूप से प्रभावित? ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बा, या फिर बंदरगाहों? तो जो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण है उसने जो सबसे मुख्य रूप से, गहन रूप से जो प्रभावित किया वह शहरीकरण को किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शहरीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया औद्योगिकीकरण के द्वारा। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो अर्थव्यवस्था लागू की गई थी वह कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, या फिर इनमें से सभी? तो यह जो अर्थव्यवस्था का नाम था वह मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को ही उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? यहाँ कृषि होना चाहिए था कि जब स्थायी कृषि होने लगा तो उसके प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? संपत्ति हो गई थी, ज्ञान हो गया था, शांति हो गया था, फिर बहुमूल्य धातु हो गया था। तो जो कृषि होता है अगर आप एक जगह रुक कर स्थायी रूप से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति का जनाब होगा, बहुत अधिक आपको धन उससे मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, संपत्ति का स्थायी कृषि के प्रभाव से जमाव संभव हुआ था। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? जो शहर हैं उनको आज आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, या फिर सभी क्षेत्र? तो जो आधुनिक व्यक्ति होता है जब वह शहर में जाता है तो उसको जो शहर है वह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र लगता है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक को, जो शहर में आधुनिक व्यक्ति होता है उसको आजकल शहर जो है विस्तृत क्षेत्र का प्रकार लगता है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति? तो आप जानते हैं कि जब सामंती व्यवस्था से हटकर जो शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी थी वह प्रगति की ओर बढ़ी थी, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो पटना में गोल घर बनाया गया था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत में भी और सामाजिक विज्ञान में, कि गोल घर कहाँ अवस्थित है? तो गोल घर पटना में अवस्थित है। यह तो गोल घर है, इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? सैनिक को रखने के लिए, अनाज, अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या फिर पूजा करने के लिए? तो जो पटना का गोल घर है उसका जो निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था वह अनाज रखना था। अनाज रखने के उद्देश्य से, गोदाम के उद्देश्य से ही पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना में गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से किया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो क्वेश्चन इसी में देखिए 3-4 क्वेश्चन छुपा हुआ है। यह भी पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और पूछा जा रहा है नगर मतलब जिला, मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। बिहार के पटना जो राजधानी है उसी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। और पटना के मतलब जो उनका जन्म स्थान है उसको क्या कहा जाता था? उसको वो कहा जाता है गुरुग्राम के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। इंडिका किसकी रचना है? यह इंडिका एक पुस्तक का नाम है। पूछा जा रहा है कि यह किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की, मेगास्थनीज की, उदयन की, या फिर अशोक की? तो जो इंडिका यह मेगास्थनीज की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है।
पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो इससे पहले ही हमने आपको बताया था कि पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से हुआ था। तो इस गोल घर का जो निर्माण हुआ था वह किस ईस्वी को हुआ था? 1768 में, 57 में, 1786 ईस्वी में या फिर 1857 ईस्वी में? तो जो पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था वह 1786 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? जो अंग्रेज यात्री एक नाम था, उसका था नाम राल्फ फिच। तो वह पटना कब आया था? 1656 में, 1756 में, 1856 में या फिर 1956 ईस्वी में? तो यह जो अंग्रेज राल्फ यात्री था राल्फ फिच, वह 1856 ईस्वी में पटना आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? यह जो पाटलिपुत्र है यह किस चीज़ के समय में मगध की राजधानी बनी थी? अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अजातशत्रु के समय, फिर उदयन के समय में? तो जब उदयन का शासनकाल था पाटलिपुत्र पर तो उसी के समय में वह मगध की राजधानी बनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उदयन। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? जो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 1563 में, 1663 में, 1763 में या फिर 1863 ईस्वी में? तो जो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ किया गया था वह 1868 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का आरंभ 1863 ईस्वी में हुआ था। भूमिगत रेल सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वह कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, लंदन में या फिर पेरिस में? तो आप जानते हैं कि जो भूमिगत रेल जो नया नया काम होता है वह अधिकतर विदेशों में होता है। तो जो भूमिगत रेल हुआ था उसका सर्वप्रथम विकास लंदन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिगत रेल का सर्वप्रथम विकास हुआ था वह लंदन में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है? पेरिस, लंदन, दिल्ली या फिर मुंबई? तो जो लंदन है वही दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वे हमारे सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। तो जो गुरु गोविंद सिंह था उनका जन्म कब हुआ था? 1566 में, 1666 में, 1766 में या फिर 1866 ईस्वी में? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग के लिए किया जाता था? यह एक घेटो शब्द है तो मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? ईसाई बस्तियों के लिए, यहूदी बस्तियों के लिए, सिख के बस्तियों के लिए या फिर सिंटो बस्ती के लिए? तो यह जो घेटो शब्द है यह यहूदी के शहरों में रहने वाले बस्ती के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेटो शब्द यहूदियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।